नन्ही चींटी दाना लेकर जब दीवारों पर चलती है, दीवारों पर कई बार फिसलती है, लेकिन उसकी कोशिश नाकाम नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। यदि आपको किसी सेलिब्रिटी के साथ डेट करना हो तो वो कौन होगा और क्यों? मोदी जी। Somehow मैं वही सोचा था, आप मोदी जी का नाम ही बताओगे तो। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उनका किताब जो मैं बोलूंगी कि जिसने पढ़ी है वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिसने नहीं पढ़ी है वो जरूर पढ़ें, क्योंकि ये मेरी जिंदगी की गीता कुरान बाइबल है। द बुक इज कॉल्ड हु विल क्राई व्हेन यू डाई बाय द फेमस ऑथर रॉबिन शर्मा। द गाइडिंग वॉइस हिंदी में आपका स्वागत है। टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए, और मैं हूँ नवीन समला और मैं हूँ पायल मित्तल। द गाइडिंग वॉइस प्लेटफॉर्म का फाउंडर एंड चीफ होस्ट यानी व्यवस्थापक और मुख्य मेजबान, और मैं हूँ टीजीवी हिंदी में आपकी को होस्ट। द गाइडिंग वॉइस हिंदी के माध्यम से हम इस दुनिया को कुछ बेहतर बनाना चाहते हैं। हम महत्वपूर्ण बातें करते हैं जिससे कि आपके जीवन और करियर को कुछ बेहतर बना सके। तो दोस्तों, आज हमारे टीजीवी हिंदी वर्चुअल स्टूडियो में मेरे साथ जुड़ी हुई है प्रतिष्ठा श्याम जी। और प्रतिष्ठा श्याम जी, मेरा पहला क्वेश्चन है कि श्रोताओं, ऑडियंस ये एपिसोड को क्यों सुने और अपनी कीमती समय क्यों दे? सबसे पहले नमस्कार और बहुत बहुत शुक्रिया नवीन, मुझे ये मौका देने के लिए कि मैं अपनी सोच या अपनी जीत या अपनी हार को सबके सामने रख सकूं। अच्छा, मुझे क्यों सुनना चाहिए? एक पहला, क्योंकि हम किसी के अनुभव से आगे बढ़ते हैं, तो शायद मेरा अनुभव किसी के काम आए और वो आगे बढ़ सके, ये मेरा पहला उद्देश्य रहेगा। दूसरी बात ये है कि जो गलतियां मैंने की है वो शायद कुछ लोग ना करें, तो वो थोड़ा और बेहतर जिंदगी का अनुभव ले सकते हैं। सही है, परफेक्ट। ये टीजीवी का इंटेंट भी वही है, ताकि जो लोग सुनते हैं या देखते हैं एपिसोड, हमारे गेस्ट के एक्सपीरियंस से उन सीखे खुद ना मिस्टेक्स करें। ओके, सो आज एक अच्छा विषय हम आपके पहले ला रहे हैं ऑडियंस। टॉपिक है कि पहला कदम जो सब बदल देता है, राइट? सो द पावर ऑफ टेकिंग द फर्स्ट स्टेप। मगर ये टॉपिक के बारे में बात करने से पहले अपनी मेहमान प्रतिष्ठा जी के दिमाग में चले थोड़ा गुदगुदी करेंगे। प्रतिष्ठा जी, मैं कुछ यादृच्छिक शब्दों का उल्लेख करूंगा और आपके दिमाग में जो आता है उसे साझा करना चाहिए। आप ज्यादा मत सोचना। अगर आप तैयार है तो शुरू करेंगे। जी जी बिल्कुल। ठीक है, मेरे तरफ से पहला शब्द आ रहा है कि भविष्य, फ्यूचर। जो हमने नहीं देखा। सपना। जो हमें देखना चाहिए। जिज्ञासा। जो सब में होनी चाहिए। धन। सबको चाहिए। जिंदगी सबसे जरूरत, सबसे जरूरी। धन सबसे जरूरी, जिंदगी उससे भी जरूरी। जिंदगी उससे भी जरूरी, ठीक है। और दूसरा शब्द आविष्कार। आविष्कार एक ऐसी चीज है जो हर किसी के लिए बहुत अलग एक मायना लेके आती है। हम सब आविष्कार करते हैं, हम सब आविष्कारी हैं। सुपर्ब। और ग्रहांतरवासी यानी एलियंस। एलियंस, हमें लगता है कि धरती माँ हमें एलियन समझती है, क्योंकि हम हर दिन कुछ तो नया कर रहे हैं, नया आविष्कार। ओके, नेतृत्व। नेतृत्व बहुत बड़ा शब्द है, एक शब्द या एक वाक्य में समझाना मुश्किल है, लेकिन मैं नेतृत्ववादी हूँ। वाओ। और किताब। मेरा जीने का एक बहुत बड़ा जरिया, या मेरा गुरु। अच्छा, गुरु। और आखिरी शब्द पहले रैपिड फायर राउंड में, सफलता। सफलता असफलता से छोटी होती है। सुपर। अब तो बहुत शानदार रिस्पॉन्स है, शानदार जवाब दिए आपने। और दूसरा रैपिड फायर राउंड भी है एपिसोड के अंत में, जब तक स्टे ट्यून। और पहले मैं आपको टीजीवी हिंदी में स्वागत करना चाहता हूँ, और आप हमारे इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिष्ठा जी, आप कैसे हो? बहुत अच्छी और बहुत खुश। मुझे लगता है बहुत खुश होना ज्यादा जरूरी है। सही है, सही है, सही है। और हम शुरू करते हैं आज का संभाषण।
और पहला आपका गाइडिंग वॉइस के बारे में बता दीजिए। गाइडिंग वॉइस एक तो नहीं है, क्योंकि हर मुकाम पे हमें कोई ना कोई एक गाइडिंग वॉइस की ज़रूरत होती है। एक गाइडिंग वॉइस मिलता है तब जाकर हम आगे चलते हैं। तो मेरी ज़िंदगी में भी दोस्तों का, मेरे परिवार वालों का बहुत बड़ा हाथ रहा है, और वही मेरी ज़िंदगी का एक गाइडिंग वॉइस है, मुझे लगता है। अच्छा, वंडरफुल। और आपका सक्सेस मंत्र के बारे में बता दीजिए कि आपके इस सफर में सबसे ऊपर से ऐसे कौन से 3 चीज है जिसके वजह से आप आज इधर तक पहुंच सके। एक है लगन। कोई भी काम अगर आप लगन से करें तो वो काम आपको धीरे धीरे ही सही लेकिन सफलता जरूर देगा। दूसरी चीज है सब्र। जो 2 शब्द हमेशा मैं आई एम अ बिलीवर ऑफ साईं बाबा, उनके 2 शब्द हैं, श्रद्धा और सबूरी। ये 2 चीजें हमेशा मेरी जिंदगी में रही हैं, और जिसका बहुत महत्व भी रहा है कि एक श्रद्धा तुम्हारी होनी चाहिए। आप किसी में भी, जिसमें भी आप श्रद्धा रखते हैं, उनमें श्रद्धा बहुत जरूरी है और सब्र का होना बहुत जरूरी है। श्रद्धा, सबूरी और लगन, ये 3 चीजें मेरी जिंदगी में रही हैं जिन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है इस सफर में। आज जहां भी मैं हूँ, या आज जो ये मौका आप मुझे दे रहे हैं, शायद इसका श्रेय मैं ये तीनों चीजों को देना चाहूंगी कि लगन से मैं लगी रही, मैंने सब्र किया और आस्था मेरी बनी रही। बहुत बढ़िया। और आगे बढ़ते हैं। आपके जिंदगी में सबसे मुश्किल सी सीख कौन सी मिली है आपको? सबसे मुश्किल सीख ये मिली है कि हर एक हंसने वाला चेहरा जो तुम्हारे साथ चलता है, जरूरी नहीं है कि वो तुम्हारा दोस्त होगा। कई बार दोस्त के रूप में छुपा हुआ एक बहरूपिया भी हो सकता है। मैं दुश्मन नहीं कहूंगी, क्योंकि दुश्मन जो होते हैं ना, वही तुमको बहुत साथ देते हैं आगे चलने में। दोस्त तो खैर पीठ थपथपाएंगे, लेकिन दुश्मन जो है वो आगे चलने की तुम्हें जो सीख देता है ना, कि आगे बढ़ना है, यहाँ पहुंचना है, वहां पहुंचना है, ये शायद दुश्मन सिखाते हैं। तो मुझे लगता है वो जो बहरूपिया है तुम्हारी जिंदगी में, जो हंसता है और तुम्हें बहुत सारे पाठ पढ़ाता है, बहुत लेसन्स पढ़ाता है, वो बहुत जरूरी है। एक्सीलेंट। आपका पर्सपेक्टिव बहुत ही अलग है, मगर अच्छा भी है। और आगे बढ़ते हैं। प्रतिष्ठा जी, आपने साइंस से आर्ट की तरफ शिफ्ट हो गए ना? यस। वो कौन सा पल था जब आपने सोचा अब सब कुछ अलग करना है? सो व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट? हर एक माँ बाप का एक सपना होता है। तो मेरे माँ बाप का भी सपना था कि मैं ग्रेजुएशन साइंस स्ट्रीम से करूं, और तब शायद हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे, इंटरनेट तो था ही नहीं, पता ही नहीं था कि किसका सुनना है। तो ये था कि भाई माँ बाप जो कहते हैं वो सही है और उन्हीं का सुनना है। तो मैंने हमेशा से उनकी बात मानी, और उन्होंने कहा साइंस से ग्रेजुएशन करो। मैंने कहा ठीक है। लेकिन जब आधा साल बीता तब लगा कि भाई ये मेरा कॉलिंग नहीं है, ये मैं नहीं हूँ, ये जो मैं कर रही हूँ ये बड़ा मोनोटोनस है। तो जो मेरी इंग्लिश की प्रोफेसर थी, उन्होंने ये चीज़ समझी और उन्होंने बहुत हेल्प की मुझे ये डिसीजन लेने में। और वो फॉर्चुनेटली मेरे पापा की फ्रेंड थी। तो अच्छा। उन्होंने मेरे पापा से कहा कि आप उस लड़की से ये मत कराइए। फिर पापा ने घर आके भी बहुत बड़ा डिस्कशन हुआ। पहली बार मैंने शायद अपने पापा से डिस्कशन किया। तो उन्होंने मुझसे कहा कि उस टाइम की बात है ना नवीन, की साइंस वालों को ही एक इम्पोर्टेंस मिलती थी। जो आर्ट्स करते थे या जो कॉमर्स करते थे, उनको, आर्ट्स वालों को तो खैर बिल्कुल ही इम्पोर्टेंस नहीं थी। ऐसा था कि जिसको कहीं एडमिशन नहीं मिल रही वो आर्ट्स कर रहा है। तो पापा ने मुझसे कहा कि तुम्हें दोस्त नहीं मिलेंगे, तुम्हें एक बार को ऐसा लगेगा कि तुमने एक गलत डिसीजन लिया है। अच्छा। लेकिन अगर फिर भी तुम करना चाहती हो तो करो, लेकिन 1 साल बर्बाद होगा तो इसकी कीमत तुम्हें जो चुकानी पड़ेगी वो शायद थोड़ी महंगी होगी। तो मैंने कहा नहीं ठीक है पापा, पूरी जिंदगी बर्बाद होने से 1 साल बर्बाद होना ठीक है। तो वो शायद मेरी जिंदगी का एकमेव ऐसा डिसीजन था जो मैंने अपने ऊपर लिया था कि नहीं, मुझे ये करना है या मैं ये चाहती हूँ। और वो बहुत बड़ा डिसीजन था, क्योंकि मेरे कोई दोस्त नहीं थे। मेरे सारे दोस्त साइंस में थे, या 1-2 जो थे, जो लड़के दोस्त थे वो कॉमर्स में थे। आर्ट्स में मेरे साथ मुझे जानने पहचानने वाला भी कोई नहीं था। तो अगर आप मुझसे पूछो तो मेरे पास ना दोस्त बहुत है, लेकिन मेरे ग्रेजुएशन 3 साल मेरे पास ग्रेजुएशन का कोई दोस्त नहीं है। बन ही नहीं पाया। 1 साल समझने में गया, दूसरा साल पढ़ने में गया,
और अच्छा। तीसरा साल ये था कि भाई अब इस जगह से बाहर निकलना है, बिकॉज मुझे वहां थोड़ा सा एलियन, जो आपने वर्ड यूज किया ना, हाँ हाँ वो हाँ। मुझे फीलिंग होने लगा। कोई दोस्त ही नहीं था ना, तो सोचो आप, मतलब बहुत कम लोग शायद ऐसे होंगे जिनके पास ग्रेजुएशन के दोस्त नहीं है, क्योंकि वो एक बड़ा गोल्डन पीरियड होता है सबका। मेरे पास ग्रेजुएशन के दोस्त नहीं है। राइट। आप आपका इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि आप क्या कर रहे हो और आपका एजुकेशन बैकग्राउंड कैसे मदद कर रहे हैं, और चाइल्डहुड का 2-3 इंसिडेंट जो भी है आपका जिंदगी में कुछ असर तो लाया होगा ना, उसके बारे में भी थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दीजिए। करेक्ट। मैं एक बहुत छोटी जगह से हूँ, आंध्रा बॉर्डर है। आप भी हैदराबाद से हैं तो आपको तो पता ही होगा, चंद्रपुर विच इज द सिटी ऑफ ब्लैक गोल्ड। सो कोयले के सिवा शायद चंद्रपुर में और कुछ नहीं है। तो मैं उस शहर से हूँ, बहुत छोटा शहर है, अब तो फिर भी ठीक ठाक प्रगत हो चुका है, लेकिन उस टाइम तो बहुत छोटा था। बट हाँ, एक बहुत अच्छी स्कूल थी वहाँ, जिसका जिक्र मैं जरूर करूंगी, विच इज कॉल्ड माउंट कार्मल कॉन्वेंट हाई स्कूल। तो वहाँ पे हमारा पूरा बचपन बीता है। हमने वहीं से जो हमारी बेसिक एजुकेशन थी हमने वहाँ से ली, विच इज वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि बड़े होकर सीखना और बचपन में सीखना बहुत फर्क पड़ता है। तो वो जो बेस हमारा तैयार हुआ ना, वो स्कूल में तैयार हुआ। लेकिन उस स्कूल की मजेदार बात ये थी कि लाइब्रेरी के नाम पे ना एक कमरा था और चंद अलमारियां थी। अच्छा। उसमें 2 या 3 डिक्शनरीज हुआ करती थी, और काफी बड़ा स्कूल था। मतलब हमने तो 10th वहीं से किया है, और वो 10th तब से था जब मैं स्कूल में पढ़ रही हूँ, तब से 10th है। तो आप सोचो पूरी स्कूल में 2 या 3 डिक्शनरी का होना किस हद तक बच्चों को हेल्प करता होगा। बट वो खैर समय भी वही था, उसी तरह का समय था। मेरी शादी तक तो न्यूज़पेपर भी हमारे यहाँ बासा आता था, जिसे हम स्टेल कहते हैं। अच्छा। शाम को 4 बजे न्यूज़पेपर आता था, इंग्लिश। हिंदी मराठी आते थे, बट इंग्लिश न्यूज़पेपर हमारे यहाँ शाम को 4 बजे आता था। तो वहां से लेके आज जहां मैं टेडेक्स पे आ चुकी हूँ, जो एक बहुत बड़ा मकाम माना जाता है, ये सफर थोड़ा मुश्किल तो रहा मेरे लिए। लेकिन हाँ, बचपन से ही मेरे दादाजी का मुझ पर बहुत, मतलब उनका मेरे पे, मैं समझती हूँ कि वो आशीर्वाद जो है, वो आज यहाँ मैं खड़ी हूँ, कि उन्होंने शुरुआत से मुझे सिखाया कि भाषा जो है ना, भाषा को इज्जत दो तो भाषा तुम्हें इज्जत देगी। और ये जो उनका वाक्य था ना, आज मुझे लगता है कि मैंने वो एक्सपीरियंस किया, वो सच है कि आज मुझे भाषा की वजह से ही इज्जत मिल रही है। आज लोग मुझे अंग्रेजी की वजह से जान रहे हैं, मेरी हिंदी वाक् प्रचारता की वजह से मुझे जान रहे हैं। सो ये दोनों भाषाएं जो हैं, वो मेरे दादाजी ने मुझे सिखाई हैं। अच्छा। उनका बहुत बड़ा योगदान मेरी जिंदगी में रहा है। मेरे पापा ने हर बर्थडे पे, हर दिवाली पे हमें एक किताब गिफ्ट की है। जब आपने मुझसे कहा कि किताब, तो वो मुझे मेरे बचपन की याद दिलाता था कि हमें बड़ा बुरा लगता था कि पापा क्यों हर साल एक किताब गिफ्ट करते हैं, कुछ और भी तो दे सकते हैं। और उस वक्त क्या होता है ना कि हम कंपैरेटिव मूड में बहुत होते हैं कि यार उसके पापा ने उसको गुड़िया दी, उसके पापा ने ये दिया। तो मेरे पापा कहते थे, बेटा ये सब खत्म होने वाली चीजें हैं, लेकिन जो किताब तुम्हें देगी ना, वो तुम्हें बहुत बड़ा बनाएगी और वो तुम्हारी जिंदगी बनाएगी। तो आज मुझे पता चल रहा है, और आज मैं उसी नक्शे कदम पे हूँ कि लोग भले ही मुझे गुस्सा करे, मुझसे नफरत करे, लेकिन मैं पसंद करती हूँ कि मैं लोगों को किताब दूँ, कि वो एक बहुत बड़ी चीज है शायद जिंदगी में, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा। तो और आपका पसंदीदा किताब कौन सा है? इतने साल आपका पापा ने दिया थे ना, उसमें उन किताबों में से जो भी स्टैंड आउट करते हैं, वो उसका टाइटल बता दीजिए। यस, तो गीता, ऑब्वियसली हाँ, गीता ने मुझे बहुत सिखाया है। और दूसरी किताब जो मैं बोलूंगी कि जिसने पढ़ी है वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिसने नहीं पढ़ी है वो जरूर पढ़ें, क्योंकि ये मेरी जिंदगी की गीता कुरान बाइबल है। द बुक इज कॉल्ड हु विल क्राई व्हेन यू डाई, बाय द फेमस ऑथर रॉबिन शर्मा का। या सो ये मेरी बेडसाइड बुक है, एक एसेंशियल किताब है मेरे लिए, कि मैं जब भी कहीं अड़ जाती हूँ तो मैं एक पन्ना खोल के पढ़ लेती हूँ, तो उसमें से शायद मुझे निकलने में बहुत एक राह मिल जाती है, थोड़ी आसानी हो जाती है। तो ये मेरी गो टू किताब है, हमेशा ये बुक मेरे साथ होती है। और प्रतिष्ठा जी, आप साइंस से आर्ट का शिफ्ट किया आपने, और आपके मन में बहुत सारा डाउट्स भी आए होंगे वो टाइम पे
अगर हम लोगों को देखें तो उन लोगों भी एनालिसिस पैरालिसिस में स्टक होते हैं, राइट। कई लोग सोचते ही रह जाता है, उन शुरुआत नहीं कर पाते। सो आपने अपने डर को कैसे हराया? बहुत बड़ा डर था नवीन उस वक्त। मतलब आप देखो, क्लास में आप जा रहे हो, मैं इंग्लिश लिटरेचर की स्टूडेंट हूँ, और उस क्लास में मतलब नहीं कहना चाहिए लेकिन सच्चाई है तो मैं बोलूँगी ज़रूर, लेकिन पूरी क्लास में आप किसी से अंग्रेज़ी में बात कर सको ऐसी क्लास नहीं थी। सिर्फ मेरी लेक्चरर जो थी उसी से मैं अगर बात कर सकती थी तो कर सकती थी। और यहाँ पे मैं एक और सच्चाई बयां करूँगी कि पूरा ग्रेजुएशन मेरा निकल गया। जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन में आई तो जो मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन में मेरी मेंटोर थी, जो मेरी कोच थी, वो आज भी मेरी रिसर्च गाइड है। और पहला वाकया उनके साथ मेरा ये हुआ कि उन्होंने मुझसे ऐसे लिखने कहा, और मैंने डिफरेंट, एक बहुत ही आसान शब्द है DIFFERENT, इस शब्द में से मैंने ई खा लिया था और मैंने लिखा था DIFFRENT। सो ये आप सोचो कितनी बड़ी गलती है, और मैं गलती मानने को तैयार नहीं थी। जब वो मेरे पास आई और उन्होंने मुझसे कहा कि ये स्पेलिंग गलत है, तो मैंने उनसे बहस की। मैंने कहा अच्छा। नहीं ये तो सही है, मैं इस स्कूल से पढ़ी हूँ, क्योंकि बड़ा एटीट्यूड था मुझे कि बहुत अच्छे स्कूल से मैं पढ़ी हूँ और आप ऐसे कह नहीं सकते। तो उन्होंने कहा कि डिक्शनरी लेके आओ, तो मैंने कहा नहीं ज़रूरत ही नहीं है ना, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मुझे पता है मैं सही हूँ। तो उन्होंने खुद जाके लाइब्रेरी से डिक्शनरी ला के मुझे दिखाई कि बेटा ये गलत है, और आज वही मेरी रिसर्च गाइड है, और आज मेरे PhD में वही मुझे हेल्प कर रही है। तो ये एक बहुत बड़ा वाकया मेरी ज़िंदगी का है। और इसी तरह से बहुत दिक्कतें आई जब आप किसी से बात नहीं कर सकते हो, जब आपके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है ना, आपको आगे बढ़ने के लिए भी तो कुछ चाहिए। जैसे मैंने कहा कि दुश्मन होना चाहिए ना, कि आप किसी को तो बीट करो। तो मेरी क्लास में ऐसा मुझे मौका ही नहीं मिला कि मैं किसी को बीट करूं, या मेरे आगे कोई जा रहा हो तो मैं और मेहनत करूं, ये मुझे मिला नहीं। तो ये एक थोड़ी सी मुश्किल थी, और लोग बहुत अलग तरीके से देखते थे कि अच्छा तुम आर्ट्स की स्टूडेंट हो, मतलब तुम्हें मार्क्स अच्छे नहीं आए थे क्या, इस तरह का एक लोगों का नज़रिया था। या मेरे पेरेंट्स से भी कई बार कहा जाता था कि आपने गलती करी है, क्यों आर्ट्स में डाला, कोई फ्यूचर नहीं है, अब क्या उसकी शादी कर दोगे। मतलब ये था कि आर्ट्स करना है मतलब ग्रेजुएशन करो, शादी करो और ख़त्म हो गई लाइफ। ये मैंने पूरे ग्रेजुएशन में मैंने ये सहन किया है। तो थोड़ा ये मुश्किल। एक्सीलेंट। और आप PhD किधर से कर रहे हो, कौन से सब्जेक्ट में? PhD मेरा इंग्लिश में है, नागपुर यूनिवर्सिटी से मैं कर रही हूँ, जो मेरा होम टाउन भी है। और मेरा सब्जेक्ट है द डिजिटल इम्पैक्ट ऑन द स्टूडेंट्स ऑफ लर्निंग इंग्लिश लर्निंग स्टूडेंट्स। अच्छा, ओके, ग्रेट, ऑल द बेस्ट आपको। और आगे बढ़ते हैं प्रतीक्षा जी, आज आपके लिए पहल का मतलब क्या है आफ्टर टेकिंग सो मेनी फर्स्ट स्टेप्स? पहल सबसे अहम होता है, क्योंकि उसके बाद तो आसान होता है ना। उसके बाद तो एक बार आप रास्ता पकड़ लो तो फिर तो आप चलते ही जाते हो। तो एक इंग्लिश में पोएट्री भी है, जहाँ पे आप खड़े हो ना तो एक वाई आपके सामने होता है, शायद आपने भी बचपन में पढ़ी होगी कि द रोड लेस टेकन, रोड लेस ट्रैवल। तो आप तो उस रास्ते पे चलो जो बना हुआ है, जिस पे हर कोई चल रहा है, या वो रास्ता आप चुनो जिस पे कोई नहीं गया है, जो रास्ता कठिन है, जो आपको रास्ता दिख भी नहीं रहा है। तो आप उस वाई पे हर इंसान हर बार आता है, और उस पे उठाया हुआ वो एक कदम, वो एक पहल जो है, वो ही इंसान को बहुत आगे ले जाती है, ऐसा मुझे लगता है। तो आगे तो हम चल लेते हैं, एक बार चल लिए तो फिर चल ही लेंगे ना, फिर पीछे आने के रास्ते शायद कम होते हैं, लेकिन आगे जाऊं, टू डू और नॉट टू डू, which is the biggest element of Shakespearean novels। तो ये जो कश्मकश हमारी जिंदगी में होती है, वहां पे सबसे पहल करना ही सबसे अहम होता है। एक बार पहल अगर कर ली तो फिर आगे चल ही जाते हैं। हम आप जैसे बढ़ गए ऐसे सब बढ़ जाते हैं, बट पहल नहीं कर पाते। लोगों को क्या मैं करूं, क्या मैं कर सकता हूं, क्या कैसा होगा, मैं जीतूंगा, मैं हारूंगा, लोग क्या कहेंगे, ये क्या होगा, वो क्या होगा। तो हम इसी सोच में जब पढ़ते हैं ना, तो वो पहल करना भूल जाते हैं। पहल करना बहुत जरूरी है। सही है। और दूसरा सवाल मेरे तरफ से, ये पहला कदम सबसे मुश्किल होता है या सबसे आजाद करने वाला होता है? नहीं, बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पे आपका
हर तरफ से आप घिरे होते हो, समझ लो एक तरफ खाई है और एक तरफ कुआं है। तो आप इस सिचुएशन में होते हो, तो वो जब पहला कदम आप लेते हो ना, तो शायद लोग जजमेंटल होते हैं आपके आजू बाजू, लोग आपसे शायद खफा भी होंगे, क्योंकि इतना आसान नहीं होता। आप सोचो गांधी जी भी निकले थे तो अकेले ही चले थे, उसके पीछे फिर कारवां जुड़ता गया। ऐसे ही हर एक इंसान जो आगे निकलता है वो पहले अकेला ही निकलता है। आपने भी जब शुरू किया होगा तो शायद आपको बहुत लोगों ने सपोर्ट नहीं किया होगा, या बहुत लोगों ने एक शक भी किया होगा आप पे कि शायद नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाओगे, बट आज आप बहुत सफलता की सीढ़ी चढ़ चुके हो। मैं भी अपनी लाइफ में जो भी कर रही हूँ उसमें जब मैंने शुरू किया तो मैं फिल्म लाइन से भी हूँ, तो जब फिल्म लाइन में गई तो एक आम आदमी हूँ या एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो लोग बातें तो बनाते हैं कि फिल्म लाइन हमारे लिए नहीं है, या फिल्म लाइन के लिए बहुत अच्छी बातें तो बोली नहीं जाती हैं, बट लेट मी टेल यू कि इतना बुरा भी नहीं है। अगर आप सही हो तो सब कुछ सही है। तो ये भी मेरा एक अनुभव रहा है। फिर कई बार जब यहाँ पे मैं फंस जाती थी, तो अपनी मम्मी से जब मैं कहती थी कि ऐसा हुआ, या हर एक एक्सपीरियंस जो मैं अपनी मम्मी से शेयर करती थी, तो वो मुझसे कहती थी कि बेटा, बातें हमेशा सोने की होती है, लोग लोहे की बात नहीं करते। तो तुम सोना हो तो तुम्हारे बारे में तो लोग बात करेंगे ही। और उतर रहा है, तो ये बातें सोने की करते हैं लोग, लोहे की तो नहीं करते। तो ये एक एक्सीलेंट, अच्छा लगा। हाँ, कंटिन्यू कीजिए। फिर हर बार जब मम्मी थे तो मम्मी से शेयर करती थी, उसके बाद मेरा छोटा भाई है जिससे मैं बहुत क्लोज हूँ, तो जब उससे कभी शेयर करती हूँ कि अरे मैं थक रही हूँ, मैं हार रही हूँ, या हिम्मत नहीं हो रही है, तो वो हमेशा कहता है कि तू शेरनी है, तो शेरनी वार करने से पहले 2 कदम पीछे आती है। तो ये एक बहुत बड़ा गाइडिंग फोर्स मेरी जिंदगी में रहा है कि हमेशा लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है मुझे। मैं अगर आप मुझसे पूछो कि कितने लोगों ने तुम्हें नीचे गिराया, तो शायद मैं नहीं बता पाऊंगी, लेकिन मेरे दोस्तों ने, मेरे परिवार ने मेरा बहुत साथ दिया है। आज जहाँ भी मैं खड़ी हूँ, आज अगर आपने मुझसे कांटेक्ट किया है या मुझे यहाँ पे एक इतना बड़ा मौका दिया है, तो वो भी मेरी एक दोस्त की वजह से है। तो ज़िंदगी में सपोर्ट मुझे बहुत मिला है, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी। और मैं हर किसी से यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि आपको आंखें खोलनी है, आंखें खोल के देखेंगे ना, तो आपको रास्ते भी मिलेंगे और राह चलने वाले भी मिलेंगे, राहगीर भी मिलेंगे, हम सफ़र भी मिलेंगे, बट आप सफ़र तो करो, आप पहल तो लो। अगर पहल ही नहीं लोगे तो आगे का सफ़र भी नहीं कर पाओगे। और ये सफर हिंदी वाला है, इंग्लिश वाला नहीं है। ये दोनों शब्द हैं, देखो कितने मायने रखते हैं कि आप सफर में ही सफर करते हो। राइट, सफर जर्नी हिंदी में, राइट, तो नॉट अबाउट सफर इन इंग्लिश। परफेक्ट। और आगे बढ़ते हैं, आप आर्ट से साइंस से आर्ट्स शिफ्ट किया, इसके अलावा जो भी और एक किस्सा या इंस्टेंस है जब आपने पहला कदम लिया और सब कुछ बदल गया पॉजिटिवली? जब मेरी मूवी रिलीज हुई तो उससे पहले मैं एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर की पोस्ट पे थी वहाँ पे, और मुझे एक बहुत अच्छा मौका, वो भी मेरे दोस्त का ही प्रोडक्शन हाउस है। अच्छा। तो मुझे उस प्रोडक्शन हाउस में एज एन एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर मैंने ज्वाइन किया, लेकिन उनको पता था कि मैं लिखती हूँ, तो मैं एक लेखिका भी हूँ, मेरी कलम हिंदी है। अच्छा। लेकिन मेरी मातृभाषा मराठी है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि इस मूवी के जो गाने हैं वो आप लिखेंगी। मुझे उस वक्त कॉन्फिडेंस नहीं था, हालांकि मैं लिखती जरूर थी, लेकिन वो जो कहते हैं ना पहला कदम, तो वो पहला कदम उठाने के लिए मैं बहुत हिचकिचा रही थी, मुझे बहुत डर लग रहा था, और हमेशा से ये लगता था कि मैं नहीं कर पाऊंगी, मेरे में उतनी काबिलियत नहीं है, क्योंकि एक कागज पे चंद लाइनें लिख देना आपको कवि नहीं बनाता। तो गाना लिखना थोड़ा अलग था, म्यूजिक के साथ काम करना, म्यूजिक कंपोजर की बीट्स के साथ काम करना, ये थोड़ा मुश्किल था। तो मुझे हिम्मत ही नहीं हो रही थी। उन्होंने काफ़ी मुझे मौका दिया, 1 दिन, 2 दिन, 15 दिन, 1 महीना, कि नहीं गाना तो तुम ही लिखोगी, लेकिन मुझे हिम्मत नहीं हो रही थी। एक दिन बहुत तेज लड़ाई हुई मेरी उनके साथ, और उन्होंने कहा अगर तुम
मुझे कल तक गाना नहीं दोगी तो हम प्रोजेक्ट खत्म कर देंगे, प्रोजेक्ट बंद कर देंगे। सो आप सोचिए, मूवी मेरा 45% रिकॉर्ड हो चुका था और उस मकाम पे आके मेरा एक कदम बहुत मायने रखता था। तो मैंने कहा ठीक है, मैं लिखूंगी। और आप यकीन नहीं मानेंगे, या कोई भी यकीन नहीं मानेगा, कि मैं रात को सोई 10 साढ़े 10 बजे। मैं अर्ली राइजर हूँ, अर्ली बर्ड हूँ, तो मैं 3:30 बजे उठी हूँ। 3:30 बजे उठ के मैंने लिखना चालू किया और 4:30 बजे मैंने गाना खत्म किया। तो महज मुझे 45 मिनट से 60 मिनट के बीच में मुझे वक्त लगा एक पूरा गाना लिखने में, और मैंने वो किया। और एंड इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग संग बाय बेला शेंडे, हु इज वन वंडरफुल नोन सिंगर ऑफ मराठी फिल्म इंडस्ट्री। सो उन्होंने वो गाना गाया, उन्होंने मेरी बहुत तारीफ भी की कि बहुत अलग कॉन्सेप्ट है, और इस तरह से उन्होंने मतलब वो एक बहुत बड़ा ज़िंदगी का मेरा मकाम था जहाँ मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिला। और दूसरा एक और वाक़या मैं यहाँ शेयर करूँगी मेरी मूवी फिल्म इंडस्ट्री से ही, कि जो मेरी मूवी का गाना है वो के.एस. चित्रा मैम, चित्रा चेची आप तो जानते ही होंगे, साउथ इंडस्ट्री तो सब जानती हैं। सो जब चित्रा मैम के साथ मेरा रिकॉर्डिंग था तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं कहाँ गलत हो रही हूँ, मुझे बताना। मेरी आंख में पानी, क्या मैं रोने लग गई नवीन, कि इतनी बड़ी, मतलब शी इज अ गॉडेस म्यूजिक इंडस्ट्री। तो उन्होंने मुझसे ये कहना कि मैं कहाँ गलत हो रही हूँ बताओ। मैंने कहा मैम मैं ये तो नहीं कह पाऊंगी। बोले नहीं, ये तुम्हारी फील्ड है, तुम्हें बताना होगा कि मैं कहाँ गलत बोल रही हूँ। बिकॉज हमारा जो गाना है वो पहला गाना है, उन्होंने 20 लैंग्वेजेस में पहले गाया था और 21st लैंग्वेज इज मराठी। और जो हमारी मूवी का गाना है उन्होंने गाया है। तो वो एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रहा है। इतनी डाउन टू अर्थ वो है, उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा कि पेड़ जितना बड़ा होता है ना उतना झुकता है, उतना झुकाव होता है। तो वो एक मेरा बहुत गोल्डन एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ था। जिस हिसाब से उन्होंने मुझसे बात की, बहुत सीखने मिला मुझे उनसे। अच्छा। तो ये भी एक है वाकया। शानदार। और दूसरा सवाल मेरे तरफ से, शुरुआत के बाद क्या अनुशासन जरूरी होते है या खाली पैशन बस होती है? नहीं, अनुशासन बहुत जरूरी है, क्योंकि पैशन तो देखो एक परिंदे को उड़ने का पैशन है, क्योंकि उड़ान ही उसकी जिंदगी है। लेकिन अनुशासन वो है कि वो परिंदा उड़ता जरूर है आसमान में, बट शाम होते होते घर जरूर आता है और उसको गूगल मैप की जरूरत नहीं पड़ती। तो वो उसकी जिंदगी का डिसिप्लिन है कि वो उड़ के अपने ही घर वापस आता है। उसी तरीके से हम अगर जंगली तरीके से अपनी जिंदगी जिएंगे तो जंगली बन जाएंगे। लेकिन एक अनुशासन का होना, जैसे मेरी जिंदगी में मैं सुबह में प्राणायाम प्रैक्टिस करती हूँ और रात को मैं बैडमिंटन खेलती हूँ। तो ये 2 चीजें मैं नहीं छोड़ती, चाहे कुछ भी हो जाए। एक बार ऐसा भी हुआ कि मुझे थोड़ा लिगामेंट इंजरी हुआ, मुझे डॉक्टर्स ने बोला कि आप नहीं खेल सकती, आपको नहीं खेलना चाहिए। मैंने नहीं सुना, मैंने कहा नहीं, ये मेरा प्यार है, बैडमिंटन मेरा प्यार है, तो मैं इसके बगैर नहीं जी सकती हूँ। और मैंने खेला, मैंने बैंडेज लगा के खेला। कोर्ट पे भी सब लोग कहते थे कि मत खेलो, बट मुझे अंदर से था कि मैं नहीं खेलूंगी ना तो खत्म हो जाऊंगी। अच्छा। तो वो जो मेरी हिम्मत मेरे अंदर थी वही मुझे आगे लेके गई और उसी से मैंने रिकवर हो गई, पूरी तरह से रिकवर हो गई। अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है लिगामेंट का। तो वो एक अनुशासन की, हाँ ठीक है आप खेलो, लेकिन इस अनुशासन से खेलो कि आप ओवरडू नहीं कर रहे हो, किसी भी चीज को नजरअंदाज नहीं कर रहे हो। सो मैंने ध्यान से खेला। कई बार होता है कि ये सुन के लोग बोलेंगे कि नहीं ये तो गलत संदेश दे रही है। मैं गलत संदेश नहीं दे रही हूँ, बिकॉज हमारी बॉडी हमसे बात करती है। राइट। और मैंने जब प्राणायाम करना चालू किया तभी ये चीज मुझे समझी कि प्राणायाम मीन्स टॉकिंग टू योर ओन बॉडी। सो वो आपको सिखाता है कि कहाँ आपको स्टॉप करना है और कहाँ आपको स्टार्ट करना है। तो ये चीजें सबको समझनी चाहिए कि ये बहुत सिंपल चीज है लेकिन बहुत जरूरी है कि अनुशासनहीनता अगर आपकी जिंदगी में है ना तो आपका बहाव टूट जाएगा। राइट। ओके। और जो लोग अभी तक पहला कदम नहीं ले पाए उनके लिए आपकी क्या सलाह है? उनके लिए मेरी क्या सलाह है कि अगर चलोगे नहीं, जैसे कहते हैं कि रोलिंग स्टोन्स गैदर्स नो मॉस। सो अगर आगे बढ़ोगे नहीं तो फिर यू विल बिकम स्टैग्नेंट, आप खत्म हो जाओगे।
बहुत देर नहीं है, खत्म होने में बहुत देर नहीं लगेगी, आप खत्म हो जाओगे। तो चलना ही धर्म है, चलना ही इंसान का परम कर्तव्य है। और पहल तो करनी ही पड़ती है। वो आसान नहीं होती, ये समझ के चलिए। पहल में शायद आपके साथ कोई नहीं होगा, पहल में आपके अगेंस्ट पूरी दुनिया होगी, लेकिन आपको पहल करनी है, आपको वो आवाज उठानी है, आपको आगे बढ़ना है। अगर आप पहल नहीं लोगे तो फिर तो खत्म है जिंदगी। या तो फिर वही है, फिर एक्सेप्ट कर लो कि आपको एक बहुत ही भेड़ बकरियों वाली जिंदगी जीनी है, जैसे वो भेड़ बकरियां चलती है ना, एक के पीछे एक। तो वैसे फिर वो जिंदगी अगर आपको पसंद है, वो चॉइस है। अगेन, मेरी एक दोस्त है जो हमेशा कहती है कि चॉइस जिंदगी में बहुत अहम है। तो मुझे लगता है कि आपकी चॉइस होनी चाहिए कि आपको भेड़ बकरी बनना है या शेर बन के अकेले चलना है। तो वो आपकी चॉइस है। अगर मैं तो चाहती हूँ कि आप डिफरेंट बनो, और डिफरेंट ही वर्ड है जो जिसने मेरी जिंदगी बनाई है। तो मैंने बहुत बड़ी गलती की, लेकिन अब मुझे पता चल गया कि गलती हर इंसान करता है। अगर हम गलती नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। तो एक कबीर का दोहा मुझे यहाँ याद आ रहा है, या मैं उसको बोलना चाहूंगी कि एक कबीर का दोहा है, बुरा देखन जो मैं चला, बुरा मिलिया ना कोई, जो तन खोजा आपना, मुँह से बुरा ना कोई। So, ये कबीर का दोहा है। जब मैंने कहा कि दादाजी बहुत अहम भूमिका निभाते थे मेरी जिंदगी में, तो जब वो ये कहते थे तो मैं उनसे कहती थी, नहीं दादाजी ये गलत है, इसको ऐसा बोलना चाहिए कि अच्छा देखन जो मैं चला, अच्छा मिलिया ना कोई, जो तन खोजा आपना, मुँह से अच्छा ना कोई। तो वो कहते थे ऐसा क्यों? तो मैं कहती थी कि पॉजिटिव होना चाहिए ना दादाजी, अपने आप को बुरा कौन बोलता है, दुनिया है ना बुरा बोलने के लिए। आप तो खुद को अच्छा बोलो। तो वो कहते थे तुमसे जीत नहीं पाएंगे, तुम लड़ाकू विमान हो। उन्होंने मेरा नाम रखा था लड़ाकू विमान। तो अब जब न्यूज में ये सुनती हूँ ना, तो मुझे उनकी बड़ी याद आती थी कि वो मुझसे कहते थे कि तुम लड़ाकू विमान हो, तुमसे जीत नहीं पाएंगे। तो ये रहा है। तो मैं सबसे यही कहूंगी कि हर किसी की अपनी जंग है, हर किसी की अपनी लड़ाई है, हर कोई अपने तरीके से जीतता है। तो पहल करो और मत डरो, सोचो, अनुशासन में सोचो कि ऐसा नहीं कि मुझे भारत से बहुत प्यार है और मैं जाके अकेला ही जंग जीत के आ जाऊंगा, पाकिस्तान उड़ा दूंगा। ये ख्याल रखना भी बुरा है। लेकिन अगर मोदी जी ने पहल नहीं की होती, उन्होंने बहुत हिस्ट्री क्रिएट करती है, एक उनका पहल ही है, उनकी जिंदगी भी पहल से ही भरी है ना। कि अगर वो एक कदम नहीं उठाते, हर एक कदम जो उन्होंने उठाया वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं आई एम अ बिग फैन ऑफ मोदी जी। वो बहुत सिखाते हैं, उन्होंने बहुत सिखाया है लोगों को। और वही मैं कहूंगी कि ऐसे लोग आपकी जिंदगी में, आपको इनका चरित्र पढ़ना चाहिए, इनको देखना चाहिए, सुनना चाहिए। हर दिन किसी को सुनो, किसी की अच्छी बातें सुनो, किसी को फॉलो करो उस तरीके से कि आपकी जिंदगी बेहतर हो। एक्सलेंट। और प्रतिष्ठा जी, अब तक एक अद्भुत बातचीत रही है, और कुछ दिलचस्प रैपिड फायर प्रश्न पूछकर एपिसोड में कुछ और मसाला जोड़ेंगे। अगर आप तैयार है तो शुरू करेंगे दूसरा रैपिड फायर राउंड। बिल्कुल, ठीक है। मेरे तरफ से पहला सवाल, अगर यदि आपके पास कहीं भी एक विशाल, मतलब एक जाइगेंटिक बिलबोर्ड हो सकता है जिस पर कुछ भी हो, तो वह क्या कहेगा? आप क्या लिखना चाहोगे उधर? एक जाइगेंटिक बिलबोर्ड जो मेरे बारे में कुछ कहेगा, तो वो कहेगा कि मैं शाश्वत हूँ। एक्सलेंट। और यदि आपको किसी सेलिब्रिटी के साथ डेट करना हो तो वो कौन होगा और क्यों? मोदी जी। Somehow मैं वही सोचा था, आप मोदी जी का नाम ही बताओगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उनका देखो, अगर आप उनको देखें, हर किसी में ऐब है, हर कोई 100% तो कोई भी अच्छा नहीं है, राइट। बट उनसे सीखने जैसी बात यह है कि वो अपने रूट्स से जुड़े हुए हैं, राइट। उन्होंने अपनी कभी धरती से, जो कहते हैं ना, धरती से जो जुड़ाव होना चाहिए, वो उनका हमेशा रहा है। और वो चीज है कि वो योगा को जो उन्होंने बढ़ावा दिया, या वो खुद भी जो प्रैक्टिस करते हैं, एक बहुत उनकी सिंपल रहन सहन रही है, वो अगर आप उनको फॉलो करो
बहुत दिलेरी से वो जो डिसीजन लेते हैं कि हाँ ठीक है, यू टेक द ओनस। आप अगर अपने डिसीजन का ओनस ले लो तो फिर क्या बात है, फिर तो जिंदगी आसान है। लेकिन वो जो पहल लेते हैं ना, वो सीखने जैसा है कि बहुत अभी तक बहुत नेता हो गए, लेकिन मोदी जी जैसा नहीं हुआ। मुझे लगता है ये बात पूरी दुनिया मानती है। कई लोग हैं जो नहीं भी मानेंगे, मेरी इस बात से सहमत नहीं होंगे, बट ठीक है, होना भी चाहिए। जब तक मैं बोलती हूँ ना, जब तक वो बहरूपिये तुम्हारी जिंदगी में नहीं होते हैं ना, आप आगे भी नहीं बढ़ते हो। तो शायद मोदी जी भी बहुत एंजॉय करते होंगे जो एंटी मोदी पीपल हैं, कि वो हैं, तभी तो उनको भी डर बना है ना कि उनको गलत नहीं करना है। अगर एंटी नहीं होंगे तो हम तो गलत भी कर लेंगे फिर। राइट, सही है। और दूसरा सवाल, अगर आपको नियंता यानी डिक्टेटर बन के एक दिन के लिए ऐसा नियम बनाने का मौका मिले जिसे सभी को मानना होगा, तो आप क्या नियम बनाओगे? ये है थोड़ा पेचीदा सवाल, लेकिन मैं ये नियम बनाऊंगी कि जियो और जीने दो। ओके। और दूसरा नियम मेरा ये रहेगा कि आई फॉलो वेजिटेरियनिज्म। तो थोड़ा सा आप खान पान में भी उस तरीके से अगर आप एक शुद्ध खान पान रखें तो बेहतर होगा। ओके। आप किसी फिल्म के रीमेक में हीरो या हीरोइन बनने का मौका मिले तो आप कौन सा फिल्म करना चाहोगे? कौन सा कैरेक्टर चुनेंगे आप? बसंती। शोले। शोले। ओके। और दूसरा सवाल, यदि आपको अपना जीवन किसी के साथ बदलना पड़े तो वो कौन होगा और क्यों? मैं नहीं बदलना चाहूंगी। और अगर आप स्ट्रेस करेंगे इस सवाल पे कि मुझे बदलना ही है किसी से, तो मैं अपनी माँ के साथ ही अपना जीवन बदलना चाहूंगी कि वो मैं सोच भी नहीं सकती कि मैं उन जैसा कभी बन पाऊंगी। अच्छा। और कोई कोट जो हमेशा याद रखते आप? कोई कोट जो हमेशा याद रहता है, यही एक दोहा है जो मैंने अभी आपको बोल के दिखाया। अच्छा। और हरिवंश राय जी की कविता है कि ओके, जो सब हम आप सब जानते हैं कि नन्ही चींटी दाना लेकर जब दीवारों पर चलती है, दीवारों पर कई बार फिसलती है, लेकिन उसकी कोशिश नाकाम नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। वाह, सुपर्ब। और आखिरी सवाल है दूसरे रैपिड फायर राउंड में, ऐसी कौन सी आधुनिक यंत्र माने फैंटेसी गैजेट है जो आप देखना चाहोगे, नहीं तो खुद ही इन्वेंट करना चाहोगे? टाइम मशीन। किधर जाओगे आप? पास्ट में जाओगे नहीं तो फ्यूचर में जाओगे? पास्ट में बचपन बहुत अच्छा था। राइट। और आफ्टर दैट अमेजिंग सेकंड रैपिड फायर राउंड हम मेन स्ट्रीम में जाते हैं और आखिरी एक सवाल है, जो अभी उभरते हुए युवा है उनको आप ऐसा क्या सलाह देना चाहेंगे? उभरते हुए युवा को मैं हमेशा संबोधन करती हूँ इन लोगों का ये कह के कि ये लोग ना एक मैगी जनरेशन है। मैगी जनरेशन क्यों? मतलब बहुत सारे अल्फा और जेनजी और ये सारे नाम हैं, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ, एक मैं प्रोफेसर भी हूँ तो मैं मेरे स्टूडेंट्स को भी हमेशा कहती हूँ कि आप लोग ना एक मैगी जनरेशन हो। आपको हर चीज 2 मिनट में चाहिए, लेकिन वो जो 2 मिनट की चीज है ना, वो 2 मिनट की चीज आपको बिरयानी वाला स्वाद भी नहीं देगी। तो यू हैव टू बिलीव इन पेशेंस, जो सब्र मैंने जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में भी किया था, कि वो सब्र आप में होना बहुत जरूरी है। हर चीज को वक्त लगता है, हर चीज काटा और आपको मिल गया ऐसा नहीं होगा। तो जैसे पेड़ जो लगाता है, कहते हैं कि जो बीज बोता है वो फल नहीं खाता। राइट। तो उसी तरह से ये जनरेशन को ये समझना बहुत जरूरी है कि पेशेंस को प्रैक्टिस करना उनके लिए बहुत जरूरी है। ये लोग बहुत इम्पेशेंट है, हार जाएं तो स्ट्रेस, जीत जाएं तो 2 मिनट की वो खुशी होती है और फिर दूसरे टाइम, मतलब दूसरे ही मोमेंट वो लोग बैक टू पवेलियन होते हैं। तो ना ये जीत से सीख रहे हैं ना हार से सीख रहे हैं। ये एक ऐसी दौड़ में शामिल है कि जहां बस ये दौड़ते जा रहे हैं। इन लोगों में ठहराव नहीं है, और ठहराव का ही शायद दूसरा नाम सब्र है,
तो सब्र बहुत रखना बहुत ज़रूरी है। आप जब तक पेशेंस नहीं रखेंगे, तो आप आगे बढ़ तो जाएँगे लेकिन वहाँ टिक नहीं पाएँगे। तो वो एक बचपन में सुना था मैंने एक कहानी कि ऊपर जब चढ़ जाता है ना कोई भी इंसान पहाड़ पे, तो वहाँ हवा का जो बहाव होता है, वो हर दिशा में होता है। लेकिन एक दिशा ऐसी होती है जहाँ पे वो आपके संग बहता है। राइट। तो हवा के अगेंस्ट अगर आपको खड़े रहना है तो आपको अपने आप को उतना बुलंद बनाना पड़ेगा कि आप उस हवा को जीत सको, वरना फिर आपको हवा के बहाव में ही बहना पड़ेगा। अगर उस दिशा में आप बहेंगे तो आपको कम कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, या आप बहुत अच्छे तरीके से खड़े रह पाएंगे। खड़े तो रहना है वहां, तो धीरज सब कुछ काम आता है, लेकिन अगर उसके संग खड़े रहोगे तो ज्यादा देर खड़े रह पाओगे। उसके अगेंस्ट खड़े रहोगे तो आप खड़े नहीं रह पाओगे, या फिर अपने आप को बहुत बुलंद बनाना पड़ेगा। तो ये एक मेरा आज के युवा को संदेश है। और जाने से पहले मेरी कविता की कुछ लाइनें मैं यहाँ बोलूंगी, जो ऐसे तो मैं समर्पित पूरी फीमेल फ्रेटर्निटी को करती हूँ, लेकिन हर किसी पे ये लागू पड़ता है कि मेरे वक्त को मैं जानती हूँ, मेरे वक्त को मैं जानती हूँ, उसे मैं ही पहचानती हूँ। मेरे वक्त को मैं जानती हूँ, उसे मैं ही पहचानती हूँ। थक जाऊं कभी और बैठ जाऊं, थक जाऊं कभी और बैठ जाऊं तो बैठने देना। थक जाऊं कभी और बैठ जाऊं तो बैठने देना। मेरी थकावट को मेरी हार मत समझ लेना, क्योंकि मेरे वक्त को मैं जानती हूँ, उसे मैं ही पहचानती हूँ। और एक आखिरी मतलब मैं पूरी फीमेल फ्रेटर्निटी को समर्पित करूंगी, जितनी लड़कियां यहाँ पे हैं। जानती हूँ जिंदगी में उतार चढ़ाव बहुत है, जानती हूँ जिंदगी में उतार चढ़ाव बहुत है। जनरली आपने भी देखा होगा या आपने भी शायद किया होगा कि जब भी कोई गाड़ी आड़ी टेढ़ी चलाता है तो हम हमेशा कहते हैं कि शायद कोई फीमेल ड्राइवर होगी। सही है। तो वहीं से मैंने लिखा है कि जानती हूँ जिंदगी में उतार चढ़ाव बहुत है, और जिंदगी की गाड़ी चलाते वक्त कर मैं गियर बदलना भूल जाऊं। जिंदगी की गाड़ी चलाते वक्त अगर मैं गियर बदलना भूल जाऊं तो इससे मेरी काबिलियत पर शक मत कर लेना, क्योंकि मेरे वक्त को मैं जानती हूँ, उसे मैं ही पहचानती हूँ। So woman is a juggler, you know, multitasker. वाह एक्सलेंट। और प्रतिष्ठा जी, आपसे बात करके बहुत मजा आया और बहुत सीखी भी मिली। आई एम श्योर इट इज गोइंग टू हेल्प द ऑडियंस को बहुत सीखी मिलती है। एंड थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको टीजीवी हिंदी में इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसे लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत। देखिए, इंटरव्यू भी वर्ड देखो कितना अहम है ना। अगर आप किसी से बोलते हैं इंटरव्यू, तो पहला रिएक्शन होता है डर। तो मैं खुद भी एक इंस्टा लाइव चलाती हूँ और बहुत एंटरप्रेन्योर्स को इंटरव्यू करती हूँ। हर वीकेंड मेरा शो होता है सुमी लाइव करके। तो मुझे इस तरफ रहने का मौका शायद पहली बार मिला है। मैं उस तरफ जहाँ आप बैठे हैं उस सीट पर हो गया आज। तो वहां बैठना मुझे लगता था वो इजी है, ये डिफिकल्ट है। जहां आज मैं बैठी हूँ ना, वो मुश्किल है। जहां आप बैठे हो वो आसान है। लेकिन दुनिया जब देखेगी ना, तो दुनिया को लगेगा कि वो मुश्किल है। जो मुझसे भी लोग कहते हैं कि अरे कैसे कर लेती हो, पर मुझे आज भी ये लगता है कि उस तरफ थोड़ा आसान है, इधर थोड़ा सा बटरफ्लाइज तो आते ही है। लेकिन आपने इतना अच्छे से सारी चीज समझाई मुझे और इतनी अच्छे से सारा कुछ किया है कि वो आसान हो गया। तो वो जो पहल आपने की, जिस वजह से आपने जहां से हमारा कॉन्वर्सेशन चालू हुआ कि इसका नाम हम क्या रखेंगे, तो ये जो नामकरण हमने पहले किया, वहीं से सारी गुत्थियां सुलझती गई कि मुझे क्या कहना है, मुझे क्या बोलना होगा। तो ये एक पहल ही बहुत जरूरी होती है। और जाते जाते मैं एक और वाक्य बोलना चाहूंगी कि जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ, जो मेरी दोस्त है राखी, उनको जब मैं देखती हूँ ना, तो वो एक मोटिवेशन का एक बहुत बड़ा पिलर है मेरी जिंदगी में। तो उन्होंने मेरा नाम जो आप तक सजेस्ट किया और आपने
एक्सेप्ट किया और मुझे यहाँ पे बुलाया, तो आई वुड नॉट मिस अपॉन दैट मोमेंट to thank her also for suggesting my name over here, and thank you Yeah, to you. Absolutely. Thank you so much, राखी जी. Actually, to be honest, I forget her name because मुझे बहुत सारे references मिलते हैं, and जो भी मेरा पहला level contact है, that I'll keep in mind. That's what I was trying to figure out. मैं सोच रहा था who referred करके. Thank you आप राखी जी के बारे में remind करने के लिए. राखी जी, thank you so much for referring amazing प्रतिष्ठा जी. Thank you once again. एंड प्रतिष्ठा जी, आपको भी फिर से धन्यवाद बोलना चाहता हूँ, और विल डू मेनी मोर एपिसोड्स इन फ्यूचर. थैंक यू वंस अगेन. ऑलराइट, सो दोस्तों, ये था आज का हमारा एपिसोड प्रतिष्ठा श्याम जी के साथ. और आखिरी के भाग से पहले आपसे एक विनती है कि अगर आपको ये एपिसोड पसंद आए तो अपने 3 करीब के लोगों से भी शेयर कीजिए. शायद उन्हें भी इससे कोई फायदा हो या कोई टिप्पणी उन्हें भी पसंद आए. तो धन्यवाद. आप सुनते हैं सामान्य ज्ञान, और हम आज 2 मशहूर लोगों के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग फैक्ट्स के बारे में मैं देना चाहता हूं, जिन्होंने अपना करियर बदला और फिर जमीन से आसमान तक पहुंच गए. When somebody who has taken that particular first step, पहल लिया, और उन्होंने बहुत सारा ऊंची हाइट्स अचीव किए. और उसमें पहला आता है वेरा वांग. दुनिया की सबसे फेमस ब्राइडल डिजाइनर्स में एक है. बियॉन्च और मिशेल ओबामा, आरियाना ग्रांडे जैसे सेलिब्रिटीज ने उनके कपड़े पहने हैं. और दिलचस्प बात है कि उन्होंने अपना फैशन डिजाइन बिजनेस 40 साल की उम्र में शुरू किया, जो सबको प्रूफ देता है कि कभी भी करियर शुरू किया जा सकता है. और उसके अलावा मैं और एक बात बोलना चाहता हूँ कि वन मोर इंस्पायरिंग पर्सनालिटी के बारे में. And other inspiring personality is Jeff Bezos. Anybody? I think most of you know Jeff Bezos, right? So Jeff Bezos तो Amazon का फाउंडर है. दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक है. Amazon सिर्फ एक बुक स्टोर नहीं, पूरा ई-कॉमर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग और स्पेस ट्रैवल तक पहुंच गया है. और स्पेस ट्रैवल में ब्लू ऑरिजिन जैसा कंपनी एक आविर्भाव हुआ था. और दिलचस्प बात है कि जब उन्होंने अमेज़न शुरू किया तो उनके बॉस ने कहा ये रिस्की है, लेकिन अगर ट्राई करना ही है तो एंगेज में करें. राइट, दैट इज व्हाट हिज बॉस हैज सजेस्टेड. मगर यू नो व्हाट जेफ बेजोस यूज्ड टू डू बिफोर स्टार्टिंग अमेज़न? उन्होंने वॉल स्ट्रीट बैंकर था. राइट, सो उनका करियर शिफ्ट 1994 में हुआ था, एंड नाउ ही हैज बिकम वन ऑफ द रिचेस्ट मेन ऑन द प्लैनेट. राइट, ऐसा कुछ भी हो सकता है. ऑल वी हैव टू टेक द फर्स्ट स्टेप. अब पहला कदम उठाओ और उसके बाद में अनुशासन रखो. फॉलो दैट डिसिप्लिन एंड यू विल गेट देयर. ओके, एंड मैं और एक बात बोलना चाहता हूँ कि अगर पेशेंस, परसिवरेंस, परसिस्टेंस के बारे में बात करना है तो टीजीवी इज द परफेक्ट एग्जाम्पल. हम ये शुरू करके 5 साल हुआ है. पहला 3-3.5 साल में कुछ भी ट्रैक्शन नहीं था, मगर मेरा 4th ईयर ऑनवर्ड्स आई स्टार्टेड गेटिंग रिकॉग्निशन, फॉलोअरशिप और सब कुछ. इसके लिए पेशेंस तो बहुत ज़रूरी है. और दोस्तों, अगर आपको किसी और के बारे में पता है जो एक ड्रामेटिक और ड्रास्टिक शिफ्ट की करियर में और ऊंची हाइट्स पहुंचे, उसके बारे में भी बता सकते हैं. अगर आप ये एपिसोड को यूट्यूब में देख रहे हैं तो वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कहीं भी मिले तो वहाँ पे भी कमेंट कर सकते हैं. तो आज के लिए यही पर समाप्त करते हैं. और दोस्तों, टीजीवी हिंदी में ट्यून करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. अगर आपको कोई प्रतिक्रिया है या कोई सजेशन है, या अगर आप किसी को हमारे मेहमान करके बुलाना चाहे तो ज़रूर हमें ईमेल करें. हमारा ईमेल एड्रेस tgvhindi@gmail.com. और मैं हूं नवीन सामला, आपकी हम सफ़र. यही उम्मीद है कि हमारी ये कोशिश कई लोगों की ज़िंदगी में कुछ अमूल्य बातें पहुंचाए. तो अगले बार तक के लिए नमस्ते और धन्यवाद. तो दोस्तों, सुनते रहिए, देखते रहिए टीजीवी हिंदी. टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए. फिर से अगले एपिसोड में दूसरे मेहमान के साथ मिलेंगे. जब तक टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय, नमस्ते.